इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैंने सोचा कि मिल लेने में क्या हर्ज है। तुम इतने मासूम या अहमक नहीं हो कि 5 स्टार होटल के लग्जरी रूम में इससे मुलाकात के मुज़मरात को ना समझते हो। वो बहुत कमीनी औरत है, तुम्हारे साथ मिलकर अपने जेठ की इज्जत खाक में मिलाना चाहती है। अहमकाना बातें मत करो। मैंने चिड़चिड़ेपन का मुजाहिरा किया। जब तक किसी वाक़े की तशहीर ना हो उससे किसी की नेक नामी पर कोई असर नहीं पड़ता। वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये बात ना जानती हो। वो खुद इकरार कर चुकी है कि वह नापरस्त औरत है। वो तुम्हें घेर कर फर्ज करो कि तुम्हारे खदशात दुरुस्त हैं। मैंने तुर्शी से उसकी बात काट दी। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई मुतबादल हल बताओ। तुम इससे मिलने से इनकार कर सकते थे, वीरा ने कमज़ोर लहजा में कहा। मैं मुकर्रर वक्त और मकाम पर ना पहुंचूं तो ये मकसद खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। मगर ये याद रखना कि फिर वो कृष्ण कुमार के खिलाफ हमारी मदद करने की बजाय उसका साथ देगी। हमें अपनी बसात असर नो जमानी होगी। मेरे और वीरा के मुबाहसे की आवाज़ें सुनकर अव्वल खान भी ड्राइंग रूम में आ गया। वीरा कह रही थी, मुलाकात का वादा करके तुम वक्त हासिल कर चुकी हो। इस दौरान में हमें उसे उठा लेना चाहिए। वो कैसी ही जिद्दी और अड़ियल हो, मैं चंद घंटों में उसे जुबान खोलने पर मजबूर कर दूंगी। बस तुम उसे मोहन हाउस से निकाल कर मेरे हवाले कर दो, बाकी काम मैं खुद देख लूंगी। वीरा के वो फिक्रे इतने जामे थे कि अव्वल खान पूरी सूरत हाल समझ गया। उसने किसी तौक़ुफ़ के बगैर कहा, नहीं, ये नहीं होगा। मारुति कोई लड़ाका या करोबंद औरत नहीं है। हम दुश्मन की एक खानादार औरत पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं भी औरत ही हूं, लेकिन डैनी ने पूरी ताकत के साथ मेरे खिलाफ महाज खोला हुआ था। वीरा जल कर गड़े मुर्दे उखेड़ने शुरू कर दिए। वो उस दौर की बात कर रही थी जब मैं शीख का बागी था और वो जिमी लाइट के वफादार हुआ करती थी। अव्वल खान ने मुस्कुराते हुए बहुत नरमी से जवाब दिया, तुम औरत जरूर थी मगर खानादार नहीं थी। तुम दोनों ही एक दूसरे के लहू के प्यासे हुआ करते थे। उसकी बहुत सी सजा गजाला ने भी भुगती थी। औरत होने की वजह से वो किसी रो रायत की हकदार नहीं है। वीरा लाजवाब होने वाली नहीं थी। फिर एक बात इससे भी ज्यादा अहम है, मैंने वीरा से मुखातिब होकर कहा। मारुति ने यह नहीं कहा कि वो कृष्ण कुमार के बारे में कुछ जानती है। वो हमारी मदद करने का वादा कर रही है। जब वो खुद अंधेरे में है तो उसे उठाना बेसूद होगा। तुम उसे लबे गोर पहुंचा कर भी कुछ नहीं उगलवा सकोगे। खाली केस्ट को दुनिया के बेहतरीन साउंड सिस्टम पर चलाकर भी कुछ नहीं सुना जा सकता। वीरा की आंखें सोचने के अंदाज में कतरे सुकड़ गईं। चंद सानियों बाद वो बोली, तुम्हारी इस बात में थोड़ा बहुत वजन मालूम होता है। अब तक जो कुछ हुआ उसमें मारुति के इरादों का कोई दखल नहीं था। जो कुछ हुआ पिछले 1.5-2 घंटों में हुआ है। इसका सारा रद्द-ए-अमल इज़्तिरारी और जज्बाती रहा है। पता नहीं वो किस बलबूते पर कृष्ण कुमार को पकड़वाने का दावा कर रही है और तुम क्यों इस पर एतबार कर रहे हो। हाँ, ये सोचना पड़ेगा कि वो किस हद तक अपनी बात पूरी करने की अहल है। अव्वल खान ने सर हिलाकर कहा, इसके हक में सिर्फ एक बात जाती है। मैंने कहा, वो रवि के तमाम दोस्तों और ठिकानों से वाकिफ है। उसका फ़ोन टेप किया जाए और अगर वो अपने घर से बाहर निकले तो उसका पीछा किया जाए। हो सकता है कि इस तरह हम मारुति की किसी मदद के बगैर कृष्ण कुमार के ठिकाने तक पहुंच जाएं। ऐसी सूरत में मैं उससे मिलने की खौफ से बच जाऊंगा। वीरा मेरे तबसरे पर खुश हो गई। बस मैं भी यही चाह रही थी। मारुति से तुम्हारी मुलाकात नागुज़ीर नहीं है। अगर हम अपने हाथ पैर हिलाते रहें तो कामयाबी की कोई ना कोई राह निकल सकती है। माहौल में दर आने वाली कशीदगी और तलखी चंद लम्हों में काफूर हो चुकी थी। इन चक्रों में उलझकर शायद हम में से किसी ने ये नहीं सोचा कि कृष्ण कुमार के बारे में तुम्हारा और मारुति का तजर्बा और मुशाहिदा बिल्कुल यकसा है। तनाव खत्म होने के बाद मैंने वीरा से कहा, वो कैसे? वीरा की इस्तफसार तलब निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं और फिर उसे खुद ही मारुति के अल्फाज याद आ गए और वो बेसाख्ता हंस पड़ी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे देखते ही जहन में नेवले का तस्वुर उभर आता है। वीरा की हंसी से गजाला और सुल्तान शाह को भी पैगाम मिल गया कि माहौल की कशीदगी दूर हो चुकी थी। वो दोनों भी फुर्ती से वापस लौटकर हमारे साथ शामिल हो गए। बातों के दौरान में अव्वल खान को याद आया कि मोहन हाउस की निगरानी करने वालों को नई हिकमत अमली से आगाह नहीं किया गया था। इन्हें घर में रवि की आमद के साथ वहां से मारुति की कहीं रवानगी पर भी निगाह रखनी थी। वो अपना ऑपरेटर्स लेकर खाने के कमरे में चला गया। मेरी दानिश्त में वो बंदोबस्त बेसूद था क्योंकि जगदीश और मारुति दोनों को इल्म था कि हमारे आदमी मोहन हाउस और मोहन एंड मोहन की निगरानी कर रहे थे। वो दोनों ऐसा कोई खतरा मोल नहीं ले सकते थे
कि उनकी कोई खुफिया सरगर्मी हमारे आदमियों की नजरों में आ जाए। वो मेरी अपनी राय थी, मगर मैंने इस बारे में अपनी जुबान बंद ही रखी। वो मामला इस कदर उलझ गया था कि कहीं से कामयाबी के किसी मुहिम इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ सुल्तान शाह के दिल में जगदीश के खिलाफ गुबार भर गया था। वो जगदीश के दोगलेपन पर बरहम था। उसने हमसे वादा किया था कि वो रवि को हमारे हवाले करने में पूरा ताउन करेगा, मगर हमारी वापसी के बाद ही उसने मारुति को शह दी थी कि वो किसी भी तरह रवि से राब्ता करके उसे पाकिस्तान से निकल जाने पर अमाता कर ले। वो इन लोगों की घरेलू सियासत थी कि मारुति को जगदीश का मशवरा पसंद नहीं आया था। उसे गुमान हुआ था कि जगदीश अपने भाई को पाकिस्तान से भगाकर सब कुछ खुद हड़प कर जाना चाहता था, जबकि हालात के पेश नज़र उसका मशवरा बहुत मुनासिब था। अगर मारुति मुझसे किए हुए वादे के मुताबिक कृष्ण कुमार को चंद रोज में घेरने में कामयाब न होती तो रवि का मुस्तकबिल बहुत तारीक हो सकता था। हम देर तक इन्हीं नकात पर सर खपाते और कृष्ण कुमार के बारे में तबादला ख्याल करते रहे। फिर अव्वल खान रवानगी के लिए उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले उसने किसी से मारुति का फोन टेप करने के बारे में बात की थी। उसे वहां से खिलाफे तवक्का कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला था। ओल्ड क्लिफ्टन के इस रहायशी इलाके का टेलीफोन एक्सचेंज VIP तस्वुर किया जाता था, क्योंकि वहां बहुत से अहम सियासी और सफारती अफराद मुकीम थे। इलाके की अहमियत के पेश नज़र वहां ऑब्जर्वेशन मशीनें हर वक्त मसरूफ रहती थीं, जिसके सबब मारुति के फोन की फौरी निगरानी मुहाल थी। मारुति की मदद के बगैर कृष्ण कुमार तक रसाई के लिए जो 2 रास्ते निकाले गए थे, इनमें से एक मेरे अपने तजिए के नतीजे में नाकिस साबित हुआ था और दूसरे तरीके पर फौरी अमल करना मुमकिन नहीं था। 12 बजे से पहले ही हम चारों अलग होकर अपने कमरों में आ गए। खजाला पर मुसक्कन दवाओं के असरात शायद बाकी थे। वो बिस्तर पर दराज होने के चंद मिनट बाद ही सो गई, मगर मैं ख्वाबगाह में फैली हुई मध्यम रोशनी में बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलता रहा। पिछली रात की कम ख्वाबी के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने बिस्तर छोड़कर कमरे ही में टहलना शुरू कर दिया। मैं सिगरेटें फूंकता और कमरे में टहलता रहा और वक्त बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ गुजरता रहा। 2 बजे के बाद अचानक मेरे मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। गजाला की गहरी नींद उचट जाने के अंदेशे से मैंने पहली ही घंटी पर लपक कर फोन उठाया और बटन दबाकर आने वाली कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से अव्वल खान बोल रहा था, मुझे उम्मीद थी कि मेरी तरह तुम भी जाग रहे होगे। दूसरों की नींद में मुखल ना होने के ख्याल से मैंने तुम्हारे मोबाइल पर राब्ता किया है। तुम सिर्फ बेख्वाबी की वजह से फोन नहीं कर सकते? खैरियत तो है ना? मैंने पूछा। मैंने अभी मोहन हाउस फोन किया था। मारुति घर से गायब हो चुकी है, उसने इंकिशाफ किया। यह इतला तुम्हें अपने आदमियों से मिली होगी। मैंने क्या जाहिर किया? वो इस वक्त कहाँ है? मेरे आदमी अपनी जगह पर मुस्तैद हैं। उन्होंने गेट से किसी को निकलते हुए नहीं देखा। फिर भी मारुति घर पर नहीं है। वो खबर चौंका देने वाली थी। मेरे इस्तफसार पर अव्वल खान ने जो कुछ बताया उसका खुलासा यह था कि उसने किसी अंदरूनी तहरीक के बिना पर रात गए मारुति को मजीद कुरीदने के लिए उसके फोन पर राब्ता किया, तो देर तक घंटियां बजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। रॉन्ग नंबर मिल जाने के ख्याल से उसने फोन बंद करके कई बार वो नंबर मिलाया, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। मारुति से राब्ते में नाकामी पर अव्वल खान ने वायरलेस ट्रांसमीटर अपने आदमियों से राब्ता किया तो वो मुस्तैद थे। उन्होंने बताया कि मोहन हाउस के फाटक से कोई गाड़ी बाहर नहीं निकली, ना कोई जीरू वहां से बरामद हुआ था। अपने आदमियों की इस इत्तला पर अव्वल खान तशवीश का शिकार हो गया। खासी सोच विचार के बाद उसने जगदीश के दिए हुए दूसरे नंबर पर राब्ता किया। अपने खानदान पर नागानी आफत के नजूल के बायस वो भी जाग रहा था और आवाज से खासा परेशान मालूम हो रहा था। उसने खुद अव्वल खान को मारुति के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके खसूसी सवाल पर जगदीश ने एतराफ़ किया कि मारुति घर पर मौजूद नहीं थी। वो रात के 1 बजे रवि की तलाश का आज़म लेकर घर से निकल गई थी। मोहन हाउस की निगरानी करने वालों की निगाहों से बचने के लिए उसने घर से गाड़ी ली थी, न मेन गेट की राह इख्तियार की थी। वो हाथे की पिछली दीवार फांद कर एक खाली प्लाट पर उतरी थी और फिर रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई थी। जगदीश को उसके इरादों और मंजिल के बारे में कोई इल्म नहीं था। ये औरत हमारे अंदाजों से कहीं ज्यादा तेजो तर्रार साबित हो रही है। वो तफसील सुनने के बाद मैंने फिक्रमंदी से कहा, इस जैसी औरतें छिपकली जैसी चीज से दहशत ज़दा हो जाती है, मगर बेखौफी से इतनी रात गए दीवार कूद कर निकल गई। मुझे शुबा है कि अब वो कल शाम 7 बजे होटल ही में नजर आएगी। उसका कहीं और सुराग नहीं मिल सकेगा। मेरे लिए भी मारुति की हरकत हैरान कुन है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी तशवीश में शामिल किया है। वो साहिब हैसियत लोगों का रहायशी इलाका है जो रात को सुनसान हो जाता है। इसे कोई सवारी हासिल करने में खासी दुश्वारी हुई होगी। इसके सामने एक मिशन है, वो किसी रुकावट को खातिर में नहीं लाएगी। मुझे अफसोस हो रहा है कि वो हम सबको जुल देकर निकलने में कामयाब होगी। किसी को ख्याल तक नहीं आया कि हनुमान की वो पुजारन बंदरिया की तरह दीवारें भी फलांग सकती है। अव्वल खान की बेसाख्ता हंसी की आवाज़ आई। फिर उसने कहा, जो होना था वो हो गया, अब इसके बारे में ज़्यादा सोच कर अपना खून मत चलाओ।
हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अपने वादे के मुताबिक शाम को तुमसे मिलने जरूर आएगी। मारुति कितनी दलेर और बेखौफ औरत रही हो, वो किसी वाज़े मंजिल का तयन किए बगैर घर से नहीं निकल सकती थी। मुझे यकीन था कि मुझसे सब कुछ तय कर लेने से पहले ही उसने शहर में रवि की तलाश के लिए फ़ोन पर उसके दोस्तों से राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया होगा और घर छोड़ने से पहले कोई ना कोई अहम बात मालूम करने में कामयाब हो गई होगी। एक इम्कान यह भी था कि रात गहरी होने के बाद खुद रवि ने ही अपनी कमीनगाह से मारुति से फ़ोन पर राब्ता किया हो और आपस में तबादला ख्याल के बाद रवि ने मारुति को पूरी एहतियात और राजदारी के साथ अपनी तरफ आने का मशवरा दिया हो। वाक़यात का तसलसल जो भी रहा हो, ये बात यकीनी थी कि मारुति का वो पुरस्रार सफ़र बहुत अहम था। इस पर निगाह रखकर हम कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते थे। मैंने अव्वल खान को मशवरा दिया कि जगदीश पर दबाव बरकरार रखने के लिए वो वक्फे से उसे फ़ोन करता रहे और एहतियातन उसे अपना या मेरा फ़ोन नंबर भी दे दे ताकि मारुति की वापसी या कोई और अहम वाक़या रुनमा होने की सूरत में वो फौरी तौर पर हमें इतला दे सके। इस वक्त तक जगदीश के पास हमसे राब्ते का कोई जरिया नहीं था। अगला दिन हमारे लिए सब्र आज़मा इंतज़ार का था। मारुति मेरी तवक्कात पर पूरी उतरी थी, उसके बारे में कहीं से कोई खबर नहीं आई। उसके निकल जाने के बाद मोहन हाउस की निगरानी सांप निकल जाने के बाद लकीर को पीटने के मुतरादिफ थी। मेरे मशवरे पर अव्वल खान ने अपने आदमियों को उससे बेगार से हटा लिया और अपने रोज़मर्रा के कामों से फारिग होकर हमारे पास आ बैठा। दोपहर हुई और फिर दोपहर में ढलने लगी। 3 बजे मैंने फ़ोन की घंटी बजने पर यूं ही रिसीवर उठाया, मेरे कमरे से CSD का बुजुर्ग बजने की आवाज़ आई और लाइन फ़ौरन ही कट गई। इंडियन सीक्रेट एजेंट बद्रीनाथ से हासिल की हुई वो हिसास डिवाइस एक तवील अरसे के बाद हरकत में आई थी। उसकी आवाज़ सुने इतना अरसा गुजर चुका था कि सब ने उसे तकरीबन फरामोश कर दिया था। इसके बुजुर्ग की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। CSD ऑपरेट होने का मतलब है कि ये कोई अहम कॉल आ रही है। वीरा ने पुरजोश लहजा में कहा। इस असना में दोबारा फ़ोन की घंटी बजने लगी। इस बार मैंने तीसरी घंटी की आवाज़ का इंतज़ार किया और फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार फिर वही हुआ। मेरे कमरे में फ़ोन की मेन लाइन से जुड़े हुए हिसास आले ने एहतजाजी आवाज़ के साथ दोबारा लाइन काट दी। दौड़कर CSD ऑफ कर दो। मैंने रिसीवर वापस रखते हुए सुल्तान शाह को हदायत की, पता तो चले कि ये कॉल किसकी है। इस दौरे तजर्बे ने जमूद तोड़ दिया था। सुल्तान शाह ने फ़ौरन हमारे कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। वो जो कोई भी था बहुत मुस्तकिल मिजाज था और हमसे राब्ता कायम करने पर तुला हुआ था। इस बार कदर तवील वक्फे के बाद फ़ोन की घंटी बजी और राब्ता बरकरार रहा। मैंने रिसीवर उठाने के बजाय इस मरतबा स्पीकर फ़ोन ऑन किया था। मेरी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से एक सर्द और भीजी भीजी सी आवाज़ उभरी, डैनी या वीरा को फ़ोन पर बुला दो। इस आवाज़ में बला का एतमाद था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसकी फरमाइश पूरी कर दी जाएगी। मेरी इस्तफसार तलब नजरें बेख्तियार वीरा की तरफ उठ गईं। वो पहले ही इस तरारी अंदाज में अपने होंठों को चोंच की सूरत में सुकेट चुकी थी। मेरे लिए वो इशारा काफ़ी था। डैनी घर पर नहीं और वीरा बाथरूम में है। तुम कौन बोल रहे हो? मैंने अनजान बनकर पूछा। कृष्ण कुमार। बोलने वाले की आवाज़ से बेखौफी मुतरशद थी। मुझे उन दोनों में से किसी एक से बहुत अहम बात करनी है। मैं 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करूंगा। बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर वीरा को मेरा पैगाम दे दो। मेरे जवाब सुने बगैर कृष्ण कुमार ने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी आवाज़ उसके लिए अजनबी साबित हुई थी। इसे यहाँ का फ़ोन नंबर कैसे मालूम हो गया? यह नंबर तो अभी पुराने नाम पर ही चल रहा है। सुल्तान शाह ने बेसाख्ता कहा। इसकी हैरत बजा थी मगर वो कोई गैर मामूली वाक़या नहीं था। मैंने रात कहे जब अव्वल खान को मशवरा दिया कि वो जगदीश को किसी भी हंगामी ज़रूरत या राब्ते के लिए अपना या हमारा फ़ोन नंबर दे दे, तो मेरे जहन में यह इम्कान मौजूद था कि जगदीश के जरिए हमारा दिया वह फ़ोन नंबर कहीं और भी पहुंच सकता है। कृष्ण कुमार की कॉल ने साबित कर दिया था कि मारुति न सिर्फ जगदीश से राब्ते में थी बल्कि कृष्ण कुमार तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। जगदीश से मारुति के जरिए वो फ़ोन नंबर कृष्ण कुमार तक पहुंचा था। इसके सिवा कोई और जरिया होता तो कृष्ण कुमार हमारे घर पर दावा बोलने से पहले हमसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश ज़रूर कर चुका होता। मैंने उसे फ़ोन पर जो जवाब दिया वो उसका गैर ज़रूरी एतमाद बल्कि तहक्कुम का फितरी रद्द-ए-अमल था। उसने कुछ नहीं कहा था मगर हमें मालूम था कि इस राब्ते के लिए कृष्ण कुमार ने ज़रा सी देर में 3 बार हमारा नंबर मिलाने की कोशिश की थी। 5 मिनट बाद उसकी चौथी कॉल आनी नागुज़िर थी। हमें इस बारे में सोचने के लिए कलील से मुद्दत मिल गई थी। यह मुत्तफिका फैसला था कि कृष्ण कुमार से स्पीकर फ़ोन पर ही बात होनी चाहिए थी ताकि हम में से हर एक इसके अल्फाज और लबो लहजे को अपने कानों से सुन सके। वीरा ने कृष्ण कुमार के बारे में जो कुछ बताया था उससे अंदाज़ा हो चुका था कि वो बहुत कम ज़र्फ और बेहुदा शख्स था। अगर स्पीकर फ़ोन पर वीरा उससे बात करती तो वो वीरा से ऐसी बदकलामी कर सकता था जो उसके लिए खजालत का सबब बन जाती। मैं उससे बात कर चुका था, फिर भी मैंने फैसला किया कि मैं अपनी आवाज़ बदल कर उससे डैनी की हैसियत से खुद बात करूंगा।
कृष्ण कुमार की कॉल ने जहां मारुति के राब्तों की तस्दीक कर दी थी, वहीं इस औरत के बारे में मुझे मखमसे में डाल दिया था। एक तरफ वो मुझसे वादा कर चुकी थी कि कृष्ण कुमार को हमारे हाथों पकड़वा देगी, दूसरी तरफ उसने जगदीश से मिलने वाला हमारा फोन नंबर कृष्ण कुमार के हवाले कर दिया था। कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या दोहरा खेल खेल रही थी और किसके साथ मुखलिस थी। ठीक 5 मिनट बाद कृष्ण कुमार का फोन आ गया और उसने मुतालबा किया कि मैं वीरा को फोन पर बुला दूं। मैं डैनी बोल रहा हूं, मुझसे बात करते हुए क्या तुम्हें शर्म आ रही है? अच्छा हुआ कि तुम लौट आए, मेरी बात तुम बेहतर तौर पर समझ सकते हो। मेरा आदमी कहाँ है? वो जहां भी है आफियत से है, उसके बारे में तुम्हें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हारा ठिकाना देख लिया है, अब तुम्हारा फोन नंबर भी मिल गया है। अगर मेरे दिमाग पर जरा सी रंगीनी न छा गई होती तो इस वक्त वीरा मेरे कब्जे में होती और तुम खुद मेरा आदमी लुटाने के लिए मुझे ढूंढते फिर रहे होते। वो सब माजी की बातें हैं, मैं आने वाले वक्त पर निगाह रखता हूँ, वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होगा। ये सब चलता रहेगा, मुराद जरीफ से मेरी बात करा दो। वो मेरे जवाब की तलखी को खामोशी से भी कहा, तुम यहाँ से पिट कर जा चुके हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो यहाँ नहीं है। मैंने मुबहम सा जवाब दिया। मुराद की जिंदगी के बारे में उसकी खुशफहमी का बरकरार रहना हमारे हक में मुफीद था। अभी तक तुम्हारे और वीरा के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। मुराद को आज़ाद कर दोगे तो तुम दोनों महफूजो मामून रहोगे। मैं बिल्ली और चूहे का ये खेल ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मेरी पेशकश कबूल नहीं की तो मैं अमरीकियों से अपनी मालूमात की पूरी कीमत वसूल कर लूंगा। तुम्हें मालूम है कि वो आज भी तुम्हारी तलाश में है और तुम दोनों के खून के प्यासे हैं। हम भी इसी शहर में और अमरीकी भी। वो सोचे समझे बगैर हम पर हाथ नहीं डालेंगे। मुराद के बजाय तुमको अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम तुम्हारी धमकी में आए बगैर अब तुम्हारी सरकोबी का फैसला कर चुके हैं। तुम मेरे साए तक भी नहीं पहुंच सकोगे। तुम जहां भी पहुंचे हो वहां तुम्हें मेरे निशान मिले हैं। मैं बुरा वक्त आने से पहले हर रुकावट से गुजर चुका होता हूं। मेरी यही खुशकिस्मती तुम्हें मुझसे दूर रखेगी। तुम आग से खेल रहे हो, ये शोले किसी भी वक्त तुम्हारे दामन को चाट लेंगे। तुम एक एक करके अपने साथियों और हमदर्दों को खोते जा रहे हो। इनके अंजाम से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि इस मिट्टी में राह का पौधा कभी नहीं पनप सकेगा। राह सिर्फ मेरा नाम नहीं है। कृष्ण कुमार का लहजा तज़हीक अमेज हो गया। यार, राह की जड़ें बहुत बारीक और गहरी हैं, इन्हें तुम कभी भी खत्म नहीं कर सकोगे। एक नाम तुम्हारे सामने आता है और तुम उसके पीछे लग जाते हो, इसे मारकर बगले बजाते हो। यह तुम्हारी खुद फरेबी है। तुम्हारी इन कार्रवाइयों से हमारे सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता। एक आदमी के हटने से पहले उसके 4 मुतबादल वजूद में आ चुके होते हैं। जरूर आते होंगे। सहरा जैसी नाम निहाद NGOs के जरिए तुमने बहुत से लोगों को वर्गलाया है, इनके ब्रेन वॉशिंग की है, मगर अब सहरा हमेशा के लिए थर के रेगिस्तान में दफन हो गई है। तुम्हें उसका मुतबादल तैयार करने में दांतों पसीना आ जाएगा। तुमको तो शायद इसकी मोहलत भी ना मिले। हम किसी भी लम्हे तुम्हारी शहरक पर कार्यवार कर सकते हैं। तुम्हारी हद से बड़ी हुई खून रेजियां तुम्हारे लोगों को तुम्हारे खिलाफ बदगुमान कर रही हैं। तुम हमाकत और नादानी में हमारा काम आसान कर रहे हो। अभी वक्त है कि मेरी बात मान लो और मुराद को छोड़कर मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मुंह की खाओगे। तुम्हारा अपना छोर का तरबीती कैंप बंद हो गया। सहरा खत्म होगी। फ्रीडम इंटरनेशनल में आज उल्लू बोल रहे हैं। फोर्ड फाउंडेशन के 4 वजीफा ख्वार अपने अपने अंजाम से 2-4 हो चुके हैं और तुम बावले कुत्ते की तरह मोना बाव से कराची तक भागते फिर रहे हो। हैरत है कि इसके बावजूद तुम्हारी हर्जा सराइयां जारी हैं। अगर रवि मोहन ऐन वक्त पर भाग न गया होता तो अब तक तुम्हारे गले में तोक पड़ चुका होता। तुम देख लो कि तुम्हारे हम वतन किस तरह मेरा साथ दे रहे हैं। रवि ने मेरी खातिर हर चीज को लात मारी है। वो मेरे हम वतन से ज्यादा तुम्हारे हम मजहब हैं। तुम्हारे असल साथी वही हैं जो अपने तराशे हुए खुदाओं के पुजारी हैं। मजहब को बीच में मत लाओ। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले उसकी गुर्राहट उभरी। अगर तुम सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं हो तो समझ लो कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। अमेरिकी एहलकार तुम्हें जमीन के आखिरी परत से भी खोद निकालेंगे। तुम्हारा सारा दमखम उन्हीं के बल पर है। मेजर बख्शी भी ओब्रायन डिसेंट के इशारों पर नाचता था। वो मरा तो आज बख्शी गोशा नशीन हो चुका है। सहरा को पालने वाले भी अमेरिकी थे जो न्यूयॉर्क में फोर्ड फाउंडेशन का निजाम चलाते हैं। तुम जो चाहो सोचते और करते रहो। खोना वही है जो हम चाहते हैं। हिमालय की फर्क बोस ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक ये जमीन एक है और ये एक होकर रहेगी। लेकिन अफसोस कि अखंड भारत के ख्वाब की तकमील देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। इससे बहुत पहले अपने बुरे अंजाम से 2-4 हो चुके होगे। उसने उसी के साथ फोन बंद कर दिया। अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं रहा कि हमारा फोन नंबर मारुति ने रवि और कृष्ण कुमार तक पहुंचाया है। वीरा ने कहा, इसने खुद कहा है कि हमारा फोन नंबर उसे अब मिला है।
मारुति बहुत खतरनाक औरत साबित हुई है। खजाना ने इस मामले पर पहली मर्तबा राय जनी की। आपको उससे मिलने का इरादा तर्क कर देना चाहिए। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। हो सकता है कि शाम के 7 बजे तुम उससे मिलने जाओ तो मारुति के आसपास ही कृष्ण कुमार या उसका कोई आदमी तुम्हारी घात में हो। दुश्मन के जिंदा हाथ आने का यकीन न हो तो हम भी उसे मार डालते हैं। वीरा ने अपने खदशात का इजहार किया। हम सब के लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, उसे इतने सस्ते दाव पर नहीं लगाया जा सकता। यह पहला काम है, सुल्तान शाह बोला। दूसरा अहम तरीन काम यह है कि अब हमें जगदीश को बेरहमी से मसल देना चाहिए। उसने हमारा फोन नंबर मारुति को दिया है और अभी तक हमें यह नहीं बताया कि उसका अपनी भाभी से कोई राब्ता हुआ है। वो मजलूम और बेखबर बनकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। उसे उसके बदतरीन झूठ की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम क्या कहते हो? मैंने अव्वल खान को खामोश पाकर टोका। तुम्हारी राय भी सामने आनी चाहिए। सच बात यह है कि मैं मुतज़ब्ज़ब हूं। उसने जिस सरीसाना अंदाज में तुम दोनों पर मुकर्रर किए हुए इनाम का जिक्र किया है, इससे अंदाजा होता है कि वो उजलत से काम नहीं लेगा। खुद को कदम उठाने से पहले अमरीकियों से तुम्हारा सौदा करने की कोशिश करेगा।